इंडोनेशिया के दौरे पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति सुबियांतो ने किया पीएम मोदी का भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी ने की है मुलाकात। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी जाएंगे। योगी आदित्यनाथ प्रतापगढ़ में जीआईसी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। विश्व हिंदू परिषद अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से भारत अपडेट के एमडी विवेक पाठक की खास बातचीत। आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर के चंदे की चोरी शर्मनाक है, अपराधियों को दंड देने का प्रयत्न करेंगे और जांच में सहयोग देंगे। लखनऊ अग्निकांड मामले पर आज होनी है पहली सुनवाई। एलडीए के वेद प्राधिकारी की कोर्ट में है मामला, जहां सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पर फैसला। और देश भर में मानसूनी बारिश का सिलसिला लगातार जारी। 24 राज्यों में बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश का सतर्क। और चलिए सीधा शुरुआत करते हैं बुलेटिन की लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर के साथ, जहां अवैध बिल्डिंग पर आज पहली मामले की सुनवाई होने जा रही है। एलडीए के विहित प्राधिकारी कोर्ट में है मामला, जहां 22 जून की आग में 15 लोगों की मौत हो गई थी। बिल्डिंग मालिक को जारी किया गया था नोटिस, जारी किया गया था जो नोटिस, उसको लेकर अब कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जहां सुनवाई के बाद ध्वस्तीकरण आदेश पर फैसला। आदेश मिलते ही बिल्डिंग पर चल सकता है चाबुक, प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ सकता है। तो आपको बता दें कि आज लखनऊ अग्निकांड को लेकर बड़ी सुनवाई होने जा रही है और इस दौरान सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकलता हुआ नजर आता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन जिन पर गाज गिरेगी उसमें कई अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं और एलडीए कोर्ट में आज ये पहली सुनवाई होने जा रही है, जहां एलडीए के वेद प्राधिकारी की कोर्ट में आज होने वाली इस पहली सुनवाई से तय होगा कि इस अवैध इमारत पर बुलडोजर कब चलेगा, वो तारीख क्या होगी, वो तिथि क्या होगी, वो समय क्या होगा। जेल में बंद भवन स्वामी की ओर से इमारत को टूटने से बचाने के लिए कंपाउंडिंग यानी कि शमन कराने और नया मानचित्र स्वीकृत कराने की कानूनी कवायद शुरू भी की गई है। साथ ही एलडीए ने 23 जून को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम की धारा 27(1) के तहत भवन स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें 15 दिन की अवधि अब पूरी हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर सिस्टम की विफलता पर फटकार भी लगाई जाएगी और इस पूरे मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या कुछ निकलता हुआ सामने आएगा, क्योंकि लखनऊ के अलीगंज से जो तस्वीरें सामने आई थी वो बेहद ही हृदय विदारक थी और ऐसे में 15 छात्रों की मौत हो गई थी, 15 मासूम लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार परिजनों की तरफ से गुहार लगाई जा रही थी कि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। 18 अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हुआ था, जहां पर एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने फाइलों की जांच भी इस दौरान की। इसके साथ ही जांच में अधिकारी और इंजीनियरों पर भी गाज गिरती हुई नजर आई थी। लेकिन अब जब सुनवाई होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिर अब जो इमारत है उस भवन पर कब यहां पर पीला पंजा चलना है, प्रशासन का चाबुक चलना है। जबकि आपको बता दें कि एक तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि एलडीए की विशेष अदालत में पहली महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस भीषण हादसे पर कड़ा रुख अख्तियार किया है। इस हादसे में कोचिंग सेंटर वाली एक अवैध इमारत में आग लगने से 15 युवाओं की जो मौत हो गई थी उसको लेकर आज पहली सुनवाई होने जा रही है, जहां अवैध इमारत पर बुलडोजर कब चलेगा इसको लेकर सुनवाई होगी। एलडीए ने 23 जून को उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 27(1) के तहत भवन स्वामी को कारण बताओ नोटिस भी दिया था। इससे पहले जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई थी उसमें सीधे तौर पर सिस्टम की विफलता पर भी फटकार लगाई गई थी, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर यह कहा गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कि 15 युवाओं की जान जाना वर्तमान व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है। एसओपी और जवाबदेही तय करने के आदेश दे दिए गए थे। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार तक से जवाब मांगा था। एलडीए और बिजली विभाग से भविष्य में ऐसे हादसों की रोकथाम के लिए एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पेश करने को कहा था। साथ ही दोषी अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए थे। वहीं अब एलडीए की पहली सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर होने
जा रही है। अब इसमें तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। सुनवाई के दौरान क्या कुछ चीजें और किस तरह से अपनी बातों को रखा जाता है। जहां जांच में अधिकारी और इंजीनियरों की साठगांठ भी सामने आई थी। 2016 में बिल्डिंग गिराने का आदेश जारी हुआ था, लेकिन मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचता है। बाद में कार्रवाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कई अधिकारियों ने मौके पर जाकर जांच तक नहीं की है। अवैध निर्माण सालों तक चलता रहा। अलीगंज सेक्टर डी की अवैध बिल्डिंग पर कार्रवाई शुरू हुई। अगर यहां पर किसी तरह से कोई एक्शन पहले ले लिया जाता 2016 में, तो शायद अब इतना बड़ा हादसा नहीं होता और यहां तक चीजें नहीं बढ़ती। लेकिन जिस तरह से 15 बच्चों की, 15 मासूमों की मौत हो गई थी, उसके बाद उनके परिजनों की तरफ से गुहार लगाई जा रही थी इंसाफ की। उनके परिजनों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि न्याय दिया जाए, लेकिन उनके परिवार वालों को अभी तक न्याय नहीं मिला, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे थे कि आखिर इस बिल्डिंग पर बुलडोजर कब चलेगा, और वो बुलडोजर की कार्रवाई भी नहीं चली थी। लेकिन अब चूंकि एलडीए की तरफ से कोर्ट में जो पहली सुनवाई होने जा रही है, उसके बाद माना जा रहा है कि शायद किसी तरह का बड़ा फैसला आएगा और बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर यहां पर चीजें सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला था कि किस तरह से चीजें क्लियर हुई थी और ऐसे में एलडीए की तरफ से बकायदा जो बुलडोजर की प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही थी। और ऐसे में इस भवन को चूंकि अवैध पाया गई थी इमारत, जिसके बाद नोटिस चस्पा कर दिया गया था। अब एलडीए के विहित प्राधिकारी के तौर पर यहाँ पर जब सुनवाई होगी, तो सुनवाई के दौरान किस तरह से चीजें क्लियर होंगी, क्या कुछ रखा जाता है, कैसे अपना पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। क्योंकि इस पूरे मामले पर कोशिश ये भी की गई थी आरोपियों की तरफ से किसी तरह से अपने आप को बचाया जा सके और जो पूरा मामला एलडीए कोर्ट में जा रहा है उसको लेकर किसी तरह से रोकथाम हो सके। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। साथ ही आपको बता दें कि हृदय विदारक तस्वीरें भी सामने आई थी, जहां इस सेंटर मामले को लेकर कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर कई बड़ी कार्रवाई और खुलासे भी हुए हैं। अलग अलग राज्यों में भी यहां पर कोर्ट की सख्ती देखने को मिल पाई थी। ग्राउंड जीरो पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने खुद बताया कि वहां काम करने वाली जो महिलाओं के जो बयान सामने आए, तो उनमें बताया जा रहा था कि जब दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग फैली थी तो छात्रों ने भागने का पूरा प्रयास किया था, अपने आप को बचाने का प्रयास किया था, लेकिन इस वजह से कई छात्र वहां पर फंस जाते हैं और दम घुट जाता है, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और उसके बाद किस तरह से हृदय विदारक तस्वीरें लखनऊ के अलीगंज के पुनरिया इलाके से सामने आई, वो सबके सामने रही, जहां पर पूरी तरह से बिल्डिंग जलकर खाक हो गई। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार उस दौरान से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों पर भी गाज गिरने की बातें यहाँ पर देखने को मिली थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पेट शॉप से जो आग भड़की थी, जो शुरुआती जांच में बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पर एक पेट शॉप बनी हुई थी और क्लिनिक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग शुरू हुई थी। इसके बाद आग तेजी से ऊपरी मंजिल स्थित एनिमेशन कोचिंग सेंटर तक पहुंच जाती है, जहां 4 आरोपी की न्यायिक हिरासत यानी कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए भवन स्वामी समेत 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी जेल भेज दिया था। रणवीर पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। आप रणवीर, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, क्योंकि एलडीए कोर्ट में पहली बार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, तो क्या कुछ दलीलें पेश की जा सकती हैं? निश्चित तौर पे 23 जून को इस अग्निकांड को, जो कि एक भयावह अग्निकांड था, एक दुखद घटना थी, उसको लेकर के लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 23 जून को धारा 27 और धारा 28 की नोटिस जारी किया था बिल्डिंग मालिकों को। और उसके बाद आज जो है विहित प्राधिकारी न्यायालय में आज उनकी सुनवाई है। ये जोन 4 के अंतर्गत आता है, जो पुरनिया चौराहा जहां पर अग्निकांड हुई है, वहां पर अभी जो है संयुक्त सचिव आए हैं अतुल कुमार आज उस मामले की सुनवाई करेंगे और कहीं ना कहीं 3 बजे से इसकी सुनवाई शुरू होगी। सबसे बड़ी बात है, जब लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इनको नोटिस जारी किया तो इनको 15 दिनों की मोहलत दी गई है। 15 दिनों में ये बताएंगे कि किस तरीके से उस बिल्डिंग को इन्होंने निर्माण कार्य कराया, उसका लेआउट और नक्शा कहाँ है। आज अगर ये उसका नक्शा, लेआउट या किसी उससे संबंधित कागजात अगर ये प्रस्तुत कर सकते हैं तो इनको रिलैक्स मिलेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर कार्रवाई होना तय मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो 2016 जब इनके बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, तब जो विहित प्राधिकारी थे दुर्गेश श्रीवास्तव, जो तत्कालीन विहित प्राधिकारी थे, उन्होंने इसका नोटिस जारी हुआ था और उसके बाद इन्होंने इस बात को समाप्त कर दिया था। तो अब कई चीजें हैं, कई पहलू हैं, चूंकि जो अवैध निर्माण है उससे कहीं
कहीं ना कहीं आवासीय में कॉमर्शियल चल रहा था, जबकि इन्होंने आवासीय नक्शा अप्लाई किया था और आवासीय नक्शा इनका पास था। तो उसका सबसे बड़ी बात दूसरी है कि जिन्होंने सेट बैक कवर कर रखा था, जो इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था, तमाम ऐसे आउटडोर थे जहां से निकलने के रास्ते होने चाहिए थे, कोचिंग सेंटर चल रहे थे, सेंटर चल रहे थे। ऐसे में क्या है कि उनके आउटपुट होना, मतलब कि दूसरी तरफ से जो लड़के हैं वो भाग सके, कोई अग्नि हो, कोई प्रकार से दुर्घटना हो, तो ऐसे में विद्युत सुरक्षा को देखते हुए जो अग्निशमन के जो जिस तरीके से जो योजना है उसके तहत इनको एक सीढ़ी पीछे और एक सीढ़ी बगल में देना बहुत आवश्यक था। लेकिन चूंकि अग्निकांड में इन्होंने इस तरीके से कोई सुविधा नहीं दे रखी थी, जिसके कारण लगभग 15 बच्चे जो है, जो होनहार जो है अपना जान गंवाए। उसके बाद जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी थे, 5 TCS अधिकारियों का नाम भेजा गया था, उसके बाद सहायक अभियंता और अभियंता, तत्कालीन और अभियंता, और उस समय जब ये अब पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और ऐसे में क्या ये मानकर चला जाए कि सुनवाई के दौरान निश्चित तौर पर पॉजिटिव आदेश ही सामने आएगा, तो आदेश के बाद बिल्डिंग पर सीधे तौर पर प्रशासन का चाबुक चल सकता है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चल सकता है। आदेश आने के बाद बिल्कुल प्रशासन या जल्दी लखनऊ विकास प्राधिकरण तुरंत कार्रवाई किसी भी अवैध निर्माण पर नहीं कर सकता है, क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया अपनाई है और प्रक्रिया के तहत इन्होंने नोटिस दिया है। प्रक्रिया के तहत अब जब इनके बिल्डिंग का, अगर इनके बिल्डिंग का गिरने का आदेश होगा तो भी इनको 15 दिन से लेकर के 30 दिन तक इनको मोहलत दिया जाएगा कि ये अपने अवैध निर्माण को गिरा ले। अगर ये नहीं हटाते हैं तो कहीं ना कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण पूरे खर्चे के साथ इनके अवैध निर्माण को गिराएगी और फिर पैसा उनको वसूल करेगी। हालांकि ये नियुक्त प्राधिकारी के न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, जो उसपे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इनको कितना दिन का समय देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर समय देना पड़ेगा इनको अपने अवैध निर्माण को स्वयं गिराने के लिए। उस बीच में अगर ये चाहें तो कमिश्नरी में अपील भी कर सकते हैं, यानी कि जो कमिश्नर लखनऊ में बैठते हैं, मंडल कमिश्नर, उनके यहाँ ये नियुक्त प्राधिकारी न्यायालय के खिलाफ अपील कर सकते हैं उतने दिन के अंदर। अगर कहीं अपील हुआ तो जब तक अपील नहीं होगा तब तक इस अवैध निर्माण पर लखनऊ विकास प्राधिकरण। ठीक है प्रणवीर, अब आगे इस पूरे मामले पर किस तरह से चीजें क्लियर होती है देखना बेहद महत्वपूर्ण। बहरहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब सीधा आपको इंडोनेशिया लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति प्रभुओं, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सलामत सियांग। सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रभुओं को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले वर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ, आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के संबंधों में एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास और एक नई गहराई आई है। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम
डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा। फ्रेंड, हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरीटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, भारत और इंडोनेशिया के लिए गरीबी को परास्त करना और अपने नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने इंडोनेशिया के साथ अपनी मिड डे मील स्कीम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सॉल्यूशंस साझा किए हैं। अब हम इस सहयोग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहे हैं। हमारा हेल्थ कोऑपरेशन दोनों देशों में क्वालिटी हेल्थ सर्विस सुनिश्चित करने में अहम योगदान देगा। आज हुए एग्रीमेंट से भारत की हाई क्वालिटी और किफायती दवाइयां इंडोनेशिया के नागरिकों को और सहजता से उपलब्ध होगी। हम इंडोनेशिया के डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी योगदान देंगे। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। फ्रेंड्स, 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच एआई, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। स्पेस सेक्टर में भी हमारे बीच दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग रहा है। इसे आगे बढ़ाते हुए आज स्पेस सेक्टर में ज्वाइंट रिसर्च, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े अहम निर्णय लिए गए हैं। फ्रेंड्स, आज के युग में टेक्नोलॉजी की सप्लाई चेन रेजिलियंस
बहुत मायने रखती है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। फ्रेंड्स, पीपल टू पीपल टाइज हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। फ्रेंड्स, कल राष्ट्रपति प्रभुओं के साथ मुझे योग्याकार्ता में परमानंद मंदिर के और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की, जहां अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर ट्रस्ट ने आय और खर्च का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। अब ट्रस्ट की तरफ से बताया गया कि अब तक मिले दान और चढ़ावे की राशि का बड़ा हिस्सा मंदिर निर्माण और व्यवस्थाओं पर खर्च किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक स्थापना से अब तक दान के रूप में 3,264 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। वहीं 31 मार्च 2026 तक श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में 582 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 391 करोड़ रुपए ट्रस्ट के संचालन और अन्य खर्चों में इस्तेमाल किए गए। ट्रस्ट का यह भी कहना है कि शेष राशि बैंक खातों में सुरक्षित रखी गई है। तो देखिए, मंदिर निर्माण पर 2,370 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बकायदा इसका पूरा डेटा रखा गया है, हिसाब रखा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने जो हिसाब जारी किया गया है उसमें यह बताया गया कि दान से 3,264 करोड़ रुपए मिले, उसे मंदिर निर्माण पर 2,370 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन बाकी का अमाउंट शेष राशि बैंक में सुरक्षित है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा घपला हुआ है, एक बहुत बड़ी चोरी हुई है, उसको लेकर भी जिक्र किया गया है कि कार्रवाई चल रही है, जांच लगातार जारी है। लेकिन आगे चीजें कैसे क्लियर होती हैं वो एसआईटी की जब रिपोर्ट 15 जुलाई को पेश होगी उस दौरान मेंशन किया जाएगा। लेकिन इस बीच ये कहा गया है कि सत्यापन किया जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है अभी भी उन दावे वादों को जिसको लेकर करोड़ों के चढ़ावा चोरी का जिक्र किया गया है। कई नगद वहां से यहां पर चुरा लिया गया, चोरों की तरफ से नगद राशि के अतिरिक्त और क्या क्या चोरी हुई है उसका भी यहां पर बकायदा डेटा जारी किया जाएगा। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से चढ़ावा चोरी का ये पूरा मामला, इस प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट में यहां पर कई चीजों का जिक्र किया गया है। लेकिन ट्रस्ट न्यास की बैठक में नए महामंत्री की नियुक्ति होने तक ट्रस्ट श्री मोहन जी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए और आगे किस तरह से इसी तरह की प्रक्रिया जारी रहेगी, इन तमाम चीजों को लेकर बकायदा एक डेटा जारी किया गया है, आपकी स्क्रीन पर ही साझा कर रहे हैं। साथ ही फतेहपुर में पति पर हमले की एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। मलबा में पत्नी द्वारा पति को जिंदा जलाने के मामले के बाद अब औंग थाना क्षेत्र में पत्नी पर पति की हत्या की कोशिश का आरोप लगा है। आरोप यह भी है कि पत्नी ने पहले पति के सिर पर डंडे से हमला किया, फिर उसे चारपाई से बांध दिया और बेरहमी से उसे पीटा। इतना ही नहीं, उसके शरीर में बिजली का करंट लगाने का भी आरोप है। परिजनों ने समय रहते घायल को बचाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं एसपी अभिमन्यु मांगले का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए किस तरह से एक बार फिर से जो पत्नी की करतूत है वो यहाँ पर सामने आई है। हालांकि परिजनों का कहना है कि वो लंबे समय से न सिर्फ टॉर्चर कर रही थी, मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी परेशान किया जा रहा था। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर कि बिजली का करंट देकर मारने की तक कोशिश की गई, लेकिन जब तक पत्नी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाती तब तक जो पीड़ित युवक है उसके परिजन, उसके परिवार वाले मौके पर पहुंचते हैं और आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराते हैं। गांव
परसदेपुर में एक आज सुबह घटना हुई थी जिसमें 112 को सूचना मिलती है कि एक मजरूम है संजीव तिवारी, जिनके द्वारा ये सूचना दी जाती है कि उनकी पत्नी ने कल रात को उनको बांधकर बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट करी है। और उनके द्वारा ये तक बोला जाता है कि उनकी पत्नी ने उनको बिजली के तार छुआ के करंट भी लगाया है। इस सूचना पर तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। सबसे पहले जो मजरूम है उसको इलाज के लिए अस्पताल में लेके जाती है। और देखिए, बिजली का करंट देकर पति को मारने का आरोप है। हालांकि पति की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में इलाज जारी है। और ऐसे में परिजनों का ये कहना कि इस पूरे मामले पर पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए, क्योंकि पत्नियों के टॉर्चर की वजह से पति कई तरह से आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। लेकिन जो एक बार फिर से मामला सामने आया, उसने वापस से रिश्तों को शर्मसार कर दिया। चारपाई से बांधकर बेरहमी से पहले पति की पिटाई की गई, फिर बिजली का करंट भी लगाया गया। और ऐसे में पति इस वक्त न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी काफी कमजोर हो चुका है और अभी उसका इलाज अस्पताल में जारी है, जहां पर परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इस पूरे मामले पर पुलिस को सख्त कदम उठाना चाहिए। और ऐसे में लंबा समय हो चुका है जब पत्नी की तरफ से ऐसे टॉर्चर किया जा रहा है अपने ही पति को, और चारपाई से बांधकर न सिर्फ उसको मारा पीटा गया बल्कि उसे खाने तक के लिए नहीं दिया गया और बिजली के करंट भी उस पर लगाया गया। और अब जब पूरा मामला हाईलाइट हुआ तो फिलहाल पत्नी अभी कहाँ है, किस अवस्था में है, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। और ऐसे में फतेहपुर से पूरा मामला है। पत्नी का जानलेवा हमला हुआ, चारपाई से बांधकर बेरहमी के साथ पिटाई की गई है। साथ ही आपको बता दें कि बिजली का करंट देकर मारने का भी गंभीर आरोप लगा है। और ऐसे में पति पर पत्नी का जो जानलेवा हमला हुआ उसको लेकर परिजन फिलहाल पीड़ित युवक के यहाँ पर न्याय की, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। और बहुत जल्दी आश्वस्त महज ये किया गया है कि जल्द से जल्द आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है पीड़ित युवक का, उसके बयान दर्ज किए जाएंगे उसके रिकॉर्ड के तौर पर। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।